हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक वेक्टर में हमने क्या पढ़ा? एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, कि कैसे दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। यहां देखें, हमें दो तरह का मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। एक हमें क्या पढ़ना है? डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा हमें क्या पढ़ना है? क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो बताओ, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे? स्केलर को कि वेक्टर को? जल्दी बताओ, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, वेक्टर को, स्केलर को नहीं, वेक्टर को। अरे बेवकूफो, हेडिंग क्या लिखी है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहां भी हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखो, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई किया, यहां भी वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई किया। यहां क्या आएगा? डॉट, और यहां क्या आएगा? क्रॉस। हाँ, इसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो होगा वो क्या होगा? स्केलर। और इसके मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वेक्टर। इसलिए आंसर स्केलर है, इसलिए नाम क्या पड़ा? स्केलर प्रोडक्ट। आंसर वेक्टर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन दोनों में ही मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं? वेक्टर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। तभी हमने क्या सीखा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? स्केलर। याद रखना इस बात को, ठीक है? एक एग्जांपल करते हैं इस डॉट प्रोडक्ट का, एक एग्जांपल करें। क्या हो एग्जांपल? यहां पे देखो, तुम यहां पे तुम देख सकते हो क्या? फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एक डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स क्या होता है? फोर्स वेक्टर एफ क्या है? फोर्स वेक्टर। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या दिया? डब्ल्यू। ये फार्मूला आप लोग पढ़ोगे, आगे एक टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी, उस टॉपिक में इसको आप लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या है? एफ डॉट एस। एफ क्या है? फोर्स वेक्टर, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डब्ल्यू क्या होता है? वर्क। और पढ़ोगे आप लोग कि जो वर्क होता है वो क्या होता है? स्केलर। तो जो वर्क है वो क्या हुआ? स्केलर। इस एग्जांपल से क्लियर है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखने जा रहे हैं हम लोग। यहां पर देखो आप लोग, सिंपल सिर्फ इसको देखो, ये जो नीचे लिखा है उसको भूल जाओ, कुछ खास बात नहीं लिखी हुई है। यहां पे देखें आप, देखो ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्या होगा उसका आंसर? तो याद रखना, ए डॉट बी जो होगा, जो ए डॉट बी होगा वो क्या होगा? सबसे पहले उसका आंसर क्या होगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। थीटा कहलाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ए के मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए लिख सकते हैं, बी के मैग्नीट्यूड को बी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ए डॉट बी जो हो गया वो कितना हो गया? ए बी कॉस थीटा। ये बन गया फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। याद रखना इस फॉर्मूले को। चलो, इस फॉर्मूले में बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। मान लो एक बॉडी है, उस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है इस तरफ 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा, और मान लो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, और लेट्स से डिस्प्लेसमेंट जो है वो 8 मीटर है। तो फोर्स कितना है? 20 न्यूटन का, और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8 मीटर। और दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का लेट्स से जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। तो पूछा है इस फोर्स द्वारा किया गया वर्क कितना होगा? इस फोर्स ने कितना वर्क किया? तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस। तो इस फॉर्मूले को यूज करके, W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग वर्क को निकाल सकते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या होगा वर्क? जल्दी, क्या होगी वर्क की वैल्यू? वर्क एफ डॉट एस। हाँ, बिल्कुल सही। वर्क इक्वल्स टू कितना है? एफ डॉट एस। एफ डॉट एस की वैल्यू क्या होगी? एफ एस कॉस थीटा। थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 20। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 8। और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 60। cos 60 कितना होगा? 1/2। 2 और 8 कैंसिल, कितना बचा? 4। तो W की वैल्यू कितनी हो गई? कितना हो गया? 80। वर्क हो गया 80। और फोर्स न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो जो वर्क आएगा 80 वो जूल में आएगा। तो वर्क कितना हो गया? 80 जूल। तो इस तरह से हमने वर्क निकाल लिया। ये फॉर्मूला एफ डॉट एस, एफ डॉट एस क्या? एफ एस कॉस थीटा, वैल्यू पुट की, ये वर्क आ गया। तो याद रखना इस फॉर्मूले को, ए डॉट बी कितना होगा? ए बी कॉस थीटा। और तुम देखो यहाँ पर एक छोटी सी ये लिखी हुई है कि
अगर थीटा 90 से कम हो तो कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और थीटा अगर 90 से ज्यादा है, थीटा अगर 90 से ज्यादा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, सॉरी ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। वही लिखा हुआ है कि अगर इनके बीच का एंगल एक्यूट है, मतलब 90 डिग्री से कम है, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर एंगल ऑब्ट्यूस है, मतलब 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में है, 90 से ज्यादा 180 से कम, तो इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप लोग को याद रखना है। ए डॉट बी कितना, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होगा क्या डिफरेंट होगा, जल्दी बताओ। ए डॉट बी ये सेम होगा या इक्वल होगा कि इक्वल नहीं होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा या नहीं होगा। ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी कितना होगा, ए बी कॉस थीटा। बी डॉट ए कितना होगा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो बिल्कुल सही, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए। और ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए का मतलब हुआ कि ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इट इज कम्यूटेटिव। इट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसका मतलब ये क्या होगा, कम्यूटेटिव। ठीक है, अच्छा, और इसको मैं अंदर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मतलब ये चीज और ये चीज आपस में इक्वल है, और ये इक्वल है तो इसको बोलते हैं कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो याद रखना इस चीज को, ठीक। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये कहलाएगा कम्यूटेटिव, और इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं इस तरह से, तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ केसेस देखते हैं। केस 1, यहां पर देखो केस 1, ए डॉट ए, ए डॉट ए। तो यहां पर बताओ, जल्दी बताओ, ए डॉट ए की वैल्यू मैं क्या लिखूं, फटाफट, ए डॉट ए की वैल्यू मैं क्या लिखूं। तो ए डॉट ए क्या होगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, ए, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो भी कितना, ए, और फिर कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, और थीटा दोनों के बीच का एंगल, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, क्या लिखूं, बिल्कुल सही, कितना, 0। कैसे 0, अरे पहला वेक्टर मान लो वेक्टर ए है, मान लो कि ये क्या है, वेक्टर ए, तो पहला वेक्टर किधर है, राइट, दूसरा वेक्टर भी यही है, तो ये भी क्या है, राइट, पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है, दोनों राइट, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0, और cos 0 कितना होगा, 1। तो यहां से हमने देखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर। तो केस 1, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर। ठीक है, नोट्स बनाएंगे आप लोग, प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे। ये सब कुछ ये बहुत सिंपल सा है, डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, तो आप लोग पढ़ते पढ़ते साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आप साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे हो तो वीडियो को थोड़ी देर के रोक के आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। नोट्स बनाना बहुत जरूरी, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, तो ए डॉट ए स्क्वायर हो गया, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, और ध्यान दो ये क्या है, ए कैप, और ये क्या है, ए कैप। ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो बताओ ए कैप डॉट ए कैप कितना होगा, कितना होगा, बिल्कुल सही, पहले का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, हाँ, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल, अरे दोनों सेम वेक्टर है, अगर ये राइट है तो ये भी तो वही हो है, राइट, और राइट के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो 1 1 1, तो ए कैप डॉट ए कैप की वैल्यू क्या हुई, 1। ए कैप डॉट ए कैप 1 हुआ, तो बताओ आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, तो आई कैप डॉट आई जे कैप, ये इन सब की वैल्यू क्या होगी, 1। तो याद रखेंगे इस चीज को, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तीनों इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे, 1 के। ठीक है, अब बताओ जरा, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, यहां देखो क्या लिखा है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो बताओ ए डॉट बी कितना होगा। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी कितना होगा, जल्दी बताओ, बिल्कुल सही, अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90, और cos 90 कितना होता है, 0। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हुई, 0। तो मैं चाहता हूं ये याद रहे आपको, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कितना होगा, 0, अगर परपेंडिकुलर है, क्योंकि cos 90 जो होगा वो कितना होगा, 0। तो याद रखना है इसको, ठीक है, कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं
तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 0। वही लिखा हुआ यहाँ पे, इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कहो या परपेंडिकुलर कहो, बात एक ही है। इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, क्या लिखूं यहाँ, क्या लिखूं, 0। बिल्कुल, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 0। ठीक है, इसको प्रॉपरली नोट्स बनाना है आपको। ठीक, अब तुम जरा बताओ, अगर ए परपेंडिकुलर टू बी, ए डॉट बी 0 है, तो जरा बताओ यहाँ पे कि आई डॉट जे कितना होगा, आई डॉट जे 0, जे डॉट के बिल्कुल सही 0, के डॉट के 0, क्योंकि आई डॉट जे एक्स और वाई परपेंडिकुलर, वाई और जेड परपेंडिकुलर, जेड और एक्स परपेंडिकुलर, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 0। तो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इनकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0। सही है। चलो अभी केस 4 इसको बता दे रहा हूं। ये देखो, ये वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है। ये वेक्टर ए डॉट बी कैप है, वेक्टर ए डॉट बी कैप, बोल इसकी वैल्यू क्या लिखूं, वेक्टर ए डॉट बी कैप क्या लिखूं इसकी वैल्यू, बोलो बोलो। पहले का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1, और लेट्स से दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो ये कितना कॉस थीटा, तो ये वैल्यू कितनी हुई, इस तरह से ये वैल्यू कितनी हुई, ए कॉस थीटा। बहुत अच्छे, चलो अब इसकी बात करो, ए कैप डॉट वेक्टर बी कितना होगा, ए कैप डॉट वेक्टर बी कितना होगा। हाँ, तो पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड b, और दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो कितना होगा, b cos थीटा। 1 इंटू बी कॉस थीटा, तो वैल्यू कितनी होगी, b cos थीटा। समझ गए, ये वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर और ये वेक्टर। अभी लास्ट ये देखो, ये भी ए कैप और ये भी बी कैप, दोनों यूनिट वेक्टर। ए कैप डॉट बी कैप क्या होगी इसकी वैल्यू, जल्दी, ए कैप डॉट बी कैप क्या होगी इसकी वैल्यू। सही है, पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, लेकिन इनके बीच का एंगल 90 नहीं है। क्या पता ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल 90 हो ना हो, क्या पता 0 भी ना हो, तो लेट से हो सकता है कि इनके बीच का एंगल कितना हो, थीटा। तो ये कितना हुआ, कॉस थीटा, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, ना इसका आंसर 0 हुआ ना इसका आंसर 1 हुआ, इसका आंसर सिर्फ क्या हुआ, कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, इनके बीच का एंगल। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता हमारा क्या, केस 4। केस 1, केस 2, केस 3 देखा और ये केस 4 देखा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बहुत इजी है, डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल, एक ही फॉर्मूला है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तुरंत इस तरह से आंसर आ रहा है। तो चलो कुछ और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या है, b1i प्लस b2j प्लस b3k। हमें निकालना ए डॉट बी निकालना है। तो वेक्टर ए को मैंने क्या लिखा, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर बी को मैंने क्या लिखा, b1i प्लस b2j प्लस b3k। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। इस ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन उसके पहले तुम मुझे ये बताओ, 3i कैप डॉट 2i कैप की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी। 3i कैप डॉट 2i कैप की वैल्यू, इस बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ये क्या होगा, 6i कैप डॉट i कैप, और i डैप 3 इंटू 2 6 हो गया, और i डॉट i कितना हो गया, 1। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो गया, 6। अच्छा, 3i कैप डॉट 4k कैप क्या होगा इसका आंसर, i डॉट और यहां k है, तो इट क्या होगा 12i डॉट k, और i डॉट k क्या था, 0। i डॉट k क्या था, 0, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0। i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, बाकी कॉम्बिनेशन 0। i डॉट j डॉट k डॉट i, इसकी वैल्यू अभी हमने पढ़ी क्या थी, 0 थी। तो i डॉट k क्या हुआ, 0। तो उसी बेसिस पे आगे बढ़ते हुए इसको हम ओपन करेंगे। जल्दी से तुम लोग इसको ओपन करो। ठीक है, कि इसको देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तुम, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर वही काम इसके लिए करोगे, फिर वही काम इसके लिए करोगे, और देखो तो सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है। जल्दी निकालो, वीडियो को रोक के जल्दी से इसका देखो कि आंसर क्या आ रहा है।
चलो ठीक है, मैं करता हूं, उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। यहां देखो, पहले मैं ये क्या होगा, a1i डॉट b1i, तो क्या होगा a1 b1 i डॉट i, a1 b1 i डॉट i, और i डॉट i की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहां पे क्या बचा a1 b1। समझ में आया होगा आपको। एक बार फिर से देखो, ये क्या है a1i डॉट b1i, इसको मैं क्या लिख सकता हूं a1 b1 i डॉट i, और i डॉट i की वैल्यू क्या होगी 1। फाइनली क्या बचा a1 b1, तो वही चीज तो लिखा, ये क्या बचा a1 b1। अब आगे बढ़े, हाँ आगे यहां पे क्या लिखा है i डॉट j, और i डॉट j कितना होगा 0। फिर आगे बढ़ता हूं i डॉट k, और वो भी कितना होगा 0। ठीक है, आगे बढ़ें, j डॉट i, ये भी कितना होगा 0। अब ये देखो a2j डॉट b2j, तो क्या होगा a2 b2 j डॉट j, और j डॉट j की वैल्यू क्या होगी 1, तो आंसर क्या होगा a2 b2 j डॉट j, और j डॉट j क्या होगा 1, तो आंसर क्या होगा a2 b2। और लास्ट में j डॉट k, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। आगे बढ़े, फिर क्या होगा k डॉट i, और k डॉट i कितना होगा 0, k डॉट j कितना होगा 0, और लास्ट में a3 b3 k डॉट k, a3 k डॉट b3 k, तो a3 b3 k डॉट k 1, तो आंसर कितना हो गया a3 b3। तो फाइनली जो आंसर बचा वो a डॉट b का आंसर, फाइनली जो आंसर आया a डॉट b तो निकाल रहे हैं हम लोग, इस a डॉट b का आंसर कितना आया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अगर ये वेक्टर दे रखा है कंपोनेंट्स के रूप में कितना x में y में z में ऐसे, तो a डॉट b का जो आंसर आया वो कितना आया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। और ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के सब इतनी मेहनत करें, ये सब काम नहीं करना है आपको। अभी तो नोट्स बनाते वक्त तो करना है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है आपको a डॉट b a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। याद रखना कैसे, ये रहा a, ये रहा b, a डॉट b a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। इस तरह से हमारा ये आंसर याद रहेगा। जल्दी इसको लिख लो, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक, समझ गए ये, ओके। ये तभी हो पाएगा ना जब वेक्टर दिया हो इतना x में इतना y में इतना z में, वेक्टर भी दिया हो इतना x में इतना y में इतना z में, तब ये चीज कैलकुलेट हो पाएगी। याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वेक्टर a क्या है 2i माइनस 3j प्लस 5k, 2i माइनस 3j प्लस 5k, और वेक्टर b क्या है 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस लैम्डा k कैप। इस सिंबल को हम लोग लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा कहते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि वेक्टर a और वेक्टर b, a और b आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर a और b परपेंडिकुलर है तो पूछा है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। जल्दी निकालो, बताओ क्या होगा लैम्डा। अगर a और b परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। आया आंसर जल्दी। ठीक, कुछ लोग के आंसर लैम्डा इक्वल 10 आता है, बिल्कुल गलत। लैम्डा इक्वल 10 कैसे आया, इन्होंने क्या किया कि 2/4 इक्वल टू -3 अपॉन -6 कर दिया, इक्वल्स टू 5 अपॉन लैम्डा कर दिया, और इस तरीके से जो लैम्डा की वैल्यू आई वो कितनी आई 10। और ये बिल्कुल गलत है, गलत है ये। क्यों, ये तब होता, ये जो आपने लिखा ये बात तब एप्लीकेबल होती है जब वेक्टर ए और ये तब कर पाते हैं कि रेशियो सेम तब करते हैं जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या हो पैरेलल। तो ये आंसर सही तब होता तो दोनों वेक्टर आपस में क्या होते पैरेलल, लेकिन यहां पर दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल नहीं, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो उनका ए डॉट बी कितना होगा 0। पढ़ा आज ही कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ए डॉट बी कितना a1 b1 कितना 8, a2 b2 कितना 18, और a3 b3 कितना 5 लैम्डा, दैट इक्वल्स टू कितना हो गया 0।
a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, इस तरह से हमने सॉल्व किया और ये हमारा आया 8 प्लस 18 प्लस 5 लैम्डा इक्वल 0, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया -26/5। ये इस तरह से लैम्डा का आंसर आया। सिंपल, याद रखेंगे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आगे बढ़ू, बोलो। ठीक है, मैं पहले भी कहते आया हूं, फिर से कह रहा हूं, आप इस तरह से पढ़ो कि आप क्लासरूम में बैठे हो, बैठ के पढ़ो, लेट कर मत पढ़ो, बैठ के पढ़ो, अगल बगल कोई हो ना, कुछ खाते पीते मत रहो, बीच में पानी बस पी सकते हो, बाकी सिंसियरली क्लास अटेंड करो आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, कैसे हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे? कि मान लो दिया हो कि वेक्टर ये है, वेक्टर ए दिया है कि इतना x में, इतना y में, इतना z में, वेक्टर बी दिया है कि इतना x में, इतना y में, इतना z में, तो कैसे हम लोग इन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक, ट्राई करो, बताओ, सोचो, पहले तुम अपने मन से ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा, फिर तुम दोबारा ट्राई कर लेना, लेकिन पहले अपने मन से ट्राई करो। ये रहा वेक्टर a और ये रहा वेक्टर b, आपको बताना है a और b के बीच का एंगल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, पहले मैं एक चीज़ आप लोग को ये बता दूं, लेट्स से कि अगर cos थीटा 1/2 हो, थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, थीटा को 60 डिग्री लिख सकते हैं और थीटा को हम लोग cos इनवर्स 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर cos थीटा 1/2 है तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/2, 60 भी लिख सकते हो, cos इनवर्स 1/2 भी लिख सकते हो। ऐसे मान लो अगर tan थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा 1/3, तुम्हें नहीं पता कि इसे कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री नहीं पता, तो कोई बात नहीं, थीटा इक्वल टू क्या कर देना, tan इनवर्स 1/3। थीटा क्या कर दो, tan, इसको बोलते हैं इनवर्स, tan इनवर्स 1/3। ऐसे आप लोग थीटा का आंसर दे सकते हो। हाँ, तो आपको निकालना है, ये क्वेश्चन है, जल्दी से निकालो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, ट्राई करो। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, चलो, उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं करूं, एंगल बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल सा है। कैसे? आपको पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। तो इससे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए डॉट बी, कॉस थीटा होगा ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। इस तरह से आप लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। आपको ए डॉट बी निकालना आता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ए का मैग्नीट्यूड निकालना आता है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना आता है, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी करो, अब तो करो। ठीक है, चलो मैं करता हूँ, एंगल निकालते हैं। चलो यहाँ निकाल रहा हूँ मैं। सबसे पहले ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी की वैल्यू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, तो ए डॉट बी कितना हो, 8 माइनस 18, 8 माइनस 18 माइनस 35, ये ए डॉट बी हो गया, ए डॉट बी हो गया 8 माइनस 18 माइनस 35। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -45। सही कर रहा हूँ ना कैलकुलेशन, चेक कर लो। हाँ, -45। ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √4 + 9 + 25, ये कितना हो गया, 38, √38। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है। ठीक है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, ये कितना आ गया, 16, 36, 49। सही कर रहा हूँ, कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो। ठीक है, ये √101, बस अब हो गया। cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी क्या लिखूँ मैं, -45।
ए का मैग्नीट्यूड कितना लिखूं, √38, बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखूं, √101। तो बस तो थीटा कहलाएगा क्या, कॉस इनवर्स, थीटा कहलाएगा कॉस इनवर्स -45 अपॉन √38 अपॉन √101। ये आ गया। इस तरह से हमने निकाल लिया दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, चलो निकल गया होगा, उम्मीद है कि आपने भी कर लिया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये हमारा वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। मैंने क्या किया, मैंने बी के हेड से ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। बी के हेड से ए पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो बताओ यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी होगी। बी के हेड से मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो बताओ ये लेंथ कितनी होगी। बिल्कुल सही, कितनी, बी कॉस थीटा। हाँ, बी कॉस थीटा क्या है, इस वेक्टर बी का कंपोनेंट। और याद तो जिधर एंगल है उधर क्या होता है, कॉस। तो अगर ये बी है तो इधर कितना होगा, बी कॉस थीटा। तो ये बी कॉस थीटा क्या हुआ, बी का कंपोनेंट। किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, नहीं नहीं नहीं, एक्स डायरेक्शन नहीं बोलो इसको, इसका बोलो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो बी कॉस थीटा कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर ए। फिर से शायद मैं कुछ गलत बोल गया, फिर से, बी कॉस थीटा कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये कहलाएगा बी का कंपोनेंट ए की तरफ, ए के डायरेक्शन में, बी कॉस थीटा। और इसको हम लोग कंपोनेंट तो कहते ही हैं, ये क्या क्या, ये बी कॉस थीटा, जो बी कॉस थीटा है, ये बी कॉस थीटा क्या कहलाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ये तो कंपोनेंट हो गया। इसको हम लोग प्रोजेक्शन भी कहते हैं, प्रोजेक्शन, परछाई, प्रोजेक्शन। तो बताओ ये किसका प्रोजेक्शन है, ये बी कॉस थीटा किसका प्रोजेक्शन है, ए का कि बी का। ऑब्वियसली यहां से लाइट भेजोगे तो ये बी कॉस थीटा किसका प्रोजेक्शन है, बी का। किसके ऊपर, किसके ऊपर है प्रोजेक्शन, ए के ऊपर। तो बी कॉस थीटा को कंपोनेंट तो कहते ही कहते हैं, लेकिन साथ साथ और क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसको प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। अब तुम बताओ इस बी कॉस थीटा को मैं क्या बोल सकता हूं, बी कॉस थीटा को मैं क्या लिखूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखूं, ए कैप डॉट बी कैप लिखूं, कि ए कैप डॉट वेक्टर बी लिखूं, कि वेक्टर ए डॉट बी कैप के लिखूं। बताओ मैं क्या लिखूं। बी कॉस थीटा किसके इक्वल है, इसके, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, कि फोर्थ के, किसके, सही सोचा आपने, किसके, थर्ड के इक्वल है ये बी कॉस थीटा। हाँ कैसे, याद करो, आज ही हमने किया। पहले का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना होगा b, और दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो कितना हो गया बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या बोल सकते हैं, ए कैप डॉट वेक्टर बी। तो बी कॉस थीटा को मैंने क्या बोल दिया, बी कॉस थीटा को, चलो यहां लिख दे रहा हूं, ए कैप डॉट वेक्टर बी दैट इक्वल्स टू, ये लिख देना, ए कैप डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। ये हो गया, ठीक है। तो कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। समझ गए, चलो अच्छी बात है। ऐसे ही अगर तुम यहां देखो, हाँ, मान लो कि ये आपका वेक्टर ए है, ठीक, और लेट्स से ये वेक्टर बी है, एक मिनट फिर से देखो, हाँ, तो ये कौन है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और इन दो वेक्टर के बीच का लेट्स से एंगल कितना है, थीटा। यहां पे हमने बी का लिया था, अब ए का, ए के हेड से मैंने बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर, ए के हेड से बी पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो यहां से यहां तक ये लंबाई, जल्दी बताओ ये लेंथ कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी होगी, बिल्कुल सही,
ये क्या होगा, ए का कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट, और जिधर एंगल उधर क्या होगा कॉस, तो इधर कितना होगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा किसका प्रोजेक्शन है, ए का है कि बी का, ए कॉस थीटा किसका प्रोजेक्शन है, ए का, किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो क्या कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और इसको कंपोनेंट बोल सकते हैं, कंपोनेंट किसका कंपोनेंट है, ए का, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए किसके पैरेलल, किसके पैरेलल, अलोंग वेक्टर बी। तो ए कॉस थीटा कहलाएगा ए का कंपोनेंट बी के पैरेलल, इसको प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। और इस ए कॉस थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखा था, इसको यहां पे क्या लिखूं मैं, बोलो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, वेक्टर ए डॉट बी कैप, ये हो गया वेक्टर ए डॉट बी कैप। ठीक है, चलो इसको प्रॉपरली अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, क्वेश्चन क्या है सुनना। अच्छा, तो एक चीज देख लो, मान लो कि कोई वेक्टर ए इक्वल्स टू 6i प्लस 8j माइनस 5k हो। मान लो कोई वेक्टर ए इक्वल्स टू कितना है, 6i प्लस 8j माइनस 5k। तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होगा, x कंपोनेंट बोलो, इस वेक्टर का कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। हाँ, तो इसका कंपोनेंट इन x डायरेक्शन क्या लिखूं, 6, बिल्कुल। इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में कितना होगा, 6। क्या इसके कंपोनेंट को मैं 6i कैप बोल सकता हूं, 6i कैप। हाँ, अगर कंपोनेंट पूछा है, x डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछा है, तो आप 6 बोलोगे तो भी सही है, 6i कैप बोलोगे तो भी सही है। x डायरेक्शन में कंपोनेंट 6 भी कह सकते हो, 6i भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कह दिया कि कंपोनेंट, अगर ये कह दिया कि कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, लेकिन कौन सा कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट बोल दिया, वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट x डायरेक्शन, कंपोनेंट के आगे क्या लिखा हुआ है, वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ फिर 6 बोलने से काम नहीं चलेगा, 6 नहीं बोलेंगे, फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा, 6i कैप। मतलब जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, उसका आपको यूनिट वेक्टर दिखाना जरूरी है। फिर से अगर सिर्फ कंपोनेंट बोला तो आप 6 भी कह सकते हो, 6i कैप भी कह सकते हो। लेकिन अगर वेक्टर कंपोनेंट बोल दिया x डायरेक्शन में, तो आपको x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ेगा, अगर वेक्टर कंपोनेंट कह दिया तो। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आप लोग को। क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर a इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 6k कैप है। वेक्टर a क्या है, 2i माइनस 3j प्लस 6k, और वेक्टर b इक्वल्स टू मान लेट से दे रखा है 3i प्लस 4j। बहुत सिंपल सा ले रहा हूं कैलकुलेशन, ये दो वेक्टर हैं, पूछा है फाइंड वेक्टर कंपोनेंट, कंपोनेंट नहीं वेक्टर कंपोनेंट, फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b। मतलब आपको बताना है a का कंपोनेंट b के पैरेलल बताना है कि a का कंपोनेंट b के पैरेलल कितना होगा। जल्दी निकालो, वीडियो को रोक के आराम से सॉल्व करो, गलती मत करना। कंपोनेंट पूछा, लेकिन कौन सा कंपोनेंट पूछा है, वेक्टर कंपोनेंट, मतलब यूनिट वेक्टर का भी रोल है। फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a along b, a का वेक्टर कंपोनेंट b के पैरेलल क्या होगा। रोको वीडियो को, सॉल्व करो।
ठीक है, उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को रोक के, अगर नहीं किया तभी मौका है, करो इसको। तो अभी हमने देखा, अभी ऊपर हमने क्या देखा था, ए का कंपोनेंट बी के पैरेलल, ए का कंपोनेंट बी के पैरेलल क्या था, ए cos थीटा। ए cos थीटा क्या था, ए का कंपोनेंट बी के पैरेलल। तो बेसिकली हमें क्या निकालना, ए cos थीटा। ठीक है, तो चलो हम लोग निकालने जा रहे हैं ए cos थीटा। ए cos थीटा निकालें, स्टार्ट करते हैं। ए cos थीटा, इस ए cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी cos थीटा अपॉन बी। हाँ, बी और बी कैंसिल, ए cos थीटा, ए cos थीटा, ए का कंपोनेंट बी के पैरेलल, ए बी cos थीटा अपॉन बी। तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी अपॉन बी बन जाएगा। ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू निकालते हैं कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी। ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी, ए वन बी वन 6, ए टू बी 2 -12 और ए थ्री बी थ्री नहीं है, और एक के में यहाँ पे 0 है। ए वन बी वन 6, ए टू बी 2 -12, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, और बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5। तो कितना हो गया -6/5, -6/5। ये क्या आ गया, ए cos थीटा। और ए cos थीटा क्या है, ए cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए बी के पैरेलल। तो क्या ये आंसर आ गया, क्या ये आंसर आ गया, नहीं, नहीं, कंपोनेंट तो आ गया, ये कंपोनेंट है, ए का कंपोनेंट है बी के पैरेलल, लेकिन आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें कंपोनेंट नॉर्मल नहीं, हमें कौन सा कंपोनेंट निकालना है, वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, मतलब यूनिट वेक्टर का भी रोल है। ये सिर्फ क्या कहलाएगा, कंपोनेंट। और वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट निकालने के लिए आपको इस ए cos थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से। ये कौन हुआ, कंपोनेंट, और कंपोनेंट को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट। फिर से ये कहलाएगा, ए cos थीटा कहलाएगा कंपोनेंट, और उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या कहलाएगा, वेक्टर कंपोनेंट। तो हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ वो यूनिट वेक्टर में क्या लिखूं, ए कैप की बी कैप, जल्दी बताओ। अरे आई कैप मत बोल देना, बताओ। तो 2 ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे, जो जिस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है वो यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए, ए कैप या बी कैप। नहीं नहीं, ए कैप नहीं, बी कैप। बी कैप, क्यों बी कैप, अरे कंपोनेंट तो ए का है, कंपोनेंट तो ए का है, लेकिन किसके पैरेलल है कंपोनेंट, बी के। ये कंपोनेंट बी के पैरेलल है, ये कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में है, और बी का डायरेक्शन तो क्या यूज होगा, बी का यूनिट वेक्टर। तो ये कंपोनेंट है बी के पैरेलल, बी की डायरेक्शन में, तो बी का यूनिट वेक्टर यूज होगा। अब ये निकलेगा वेक्टर कंपोनेंट। ए cos थीटा निकाल चुके हैं, कितना, -6/5। ठीक, और बी कैप निकालो। बी कैप कैसे, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा उसी के मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसी के मैग्नीट्यूड से। तो बी कैप की वैल्यू, बी कैप की वैल्यू क्या होगी, 3i कैप। बी कैप क्या होगा, 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। ये हो गया बी कैप, आंसर आ गया। ये अब जाके ये जो आया ये हमारा आंसर है, ये कहलाएगा वेक्टर कंपोनेंट। ये है हमारा वेक्टर कंपोनेंट। समझ गए, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। देख लो अच्छे से कि मैंने क्या किया। ये क्या कहलाएगा, ये सिर्फ कंपोनेंट कहलाएगा, सिर्फ कंपोनेंट, और ये कहलाएगा पूरा वेक्टर कंपोनेंट। ठीक, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा प्रॉपरली कंप्लीट होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यहां पे कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ, 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन पढ़ना था, डॉट और क्रॉस। डॉट की बात कंप्लीट होती है। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे।